विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। नहीं, आज मैं गाना नहीं गाने वाला हूँ, पर आज मैं आपको विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कॉरपोरेशन की स्टोरी बताऊँगा। नहीं समझे? अरे विको की स्टोरी बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज के वीडियो में मैं आपको विको के बारे में बताऊंगा, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा, उसने अपनी जर्नी में क्या गलती किया उसके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप विको की जर्नी से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात 1952 की है। ये इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस का समय था। इस समय कोलगेट के सेल्स बहुत अच्छे थे, और एक और बात, इस समय आयुर्वेदा की इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। मुंबई के एक चौल में एक 40 साल के व्यक्ति मिस्टर केवी पेंढारकर रहते थे। उन्होंने ये देखा कि इंडिया में जितने भी टूथ पाउडर अवेलेबल है वो पूरे केमिकल से भरे हुए हैं। उन्हें मालूम था कि आयुर्वेदा में बड़ा ही दम है, तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना ऐसा एक टूथ पाउडर बनाया जाए जो बिना केमिकल्स के हो और जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हो। और दोस्तों यही उत्पादन हुआ विको वज्रदंती टूथ पाउडर का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड का पहला आयुर्वेदिक टूथ पाउडर था। दोस्तों केवीजी ने बहुत ही मेहनत करी ये टूथ पाउडर बेचने के लिए। वो घर घर अपना थैला लेकर ये टूथ पाउडर बेचते थे। उन्हें गर्मी, रिजेक्शन और बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों देखते ही देखते ये टूथ पाउडर बहुत ही सक्सेसफुल हो गया और विको एज अ कंपनी सक्सेसफुल होने लगी। दोस्तों लेट 1950s में टूथब्रश की एंट्री हुई मार्केट में, और धीरे धीरे लोग टूथ पाउडर से टूथपेस्ट की तरफ आने लगे। तो इसमें भी केवीजी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, और उन्होंने ये देखा कि उस टाइम पे भी जो टूथपेस्ट बिक रहे हैं वो सब केमिकल से लेस है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा टूथपेस्ट बनाऊंगा जो वापस आयुर्वेदिक हो और जिसमें केमिकल्स नहीं हो। और फिर इन्होंने ये जो विको वज्रदंती टूथपेस्ट है वो बनाया। ये पूरा आयुर्वेदिक टूथपेस्ट था और इसमें भी कोई भी केमिकल्स नहीं थे। ये टूथपेस्ट को सक्सेसफुल करने में भी केवीजी को बहुत रुकावटें आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने ये प्रोडक्ट पे भी बहुत मेहनत की, और देखते ही देखते इनका ये जो टूथपेस्ट है वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों विको का सक्सेस का सिलसिला जारी रहा, और 1968 में इन्होंने डोंबिवली के MIDC एरिया में एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। पर इसके बाद 1971 में केवीजी की डेथ हो गई, और इसके बाद इनके जो बेटे थे वो बिजनेस संभालने लगे। दोस्तों उनके बेटों ने अभी फेस क्रीम्स की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने ये देखा कि फेस क्रीम्स में भी टूथपेस्ट जैसा ही प्रॉब्लम है। फेस क्रीम्स में हर एक फेस क्रीम में केमिकल्स थे। तो उन्होंने 1975 में विको टर्मरिक क्रीम लॉन्च की, जो कि बिल्कुल आयुर्वेदिक थी और वो भी बिना केमिकल्स के थी। तो इस प्रोडक्ट में भी विको को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जो फेस क्रीम थी इसका कलर था येलो, और दूसरी जितनी भी फेस क्रीम्स थी उनका कलर था वाइट। दोस्तों लोगों को लगता था क्योंकि इनकी जो क्रीम है वो येलो इन कलर थी, ये क्रीम लगाने से उनका फेस भी येलो होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विको ने अपने सेल्समैन को एक कांच दिया और बोला आपके रिटेलर्स के पास जाइए, ये क्रीम उनके फेस पे लगाइए और उनको बताइए कि ये क्रीम लगाने से उनका फेस येलो नहीं हो रहा है। देखो मेरा फेस येलो हो रहा है क्या? तो दोस्तों ये टैक्टिक से रिटेलर्स कन्विंस हो गए, और ये टैक्टिक की वजह से कस्टमर्स भी इनके प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने लगे, और ये प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों इसके बाद विको और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गया। दोस्तों विको के प्रोडक्ट्स के अलावा उसकी एक और एक खास बात थी, और वो थी विको की मार्केटिंग। दोस्तों विको इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने एक पूरा का पूरा टीवी शो स्पॉन्सर किया था। हाँ जी दोस्तों, 1984 में एक शो आया था जिसका नाम था ये जो है जिंदगी, जो बहुत फेमस हुआ था, और विको ने ये शो को स्पॉन्सर किया था। दोस्तों विको ने एक बहुत अच्छा टीवी कमर्शियल शूट किया था संगीता बिजलानी के साथ, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन की एक्स वाइफ थी। ये टीवी कमर्शियल बिल्कुल ये जो है जिंदगी के पहले टेलीकास्ट होता था, और ये टीवी कमर्शियल इतना फेमस हो गया कि इसकी वजह से विको के सेल्स रातों रात
डबल हो गए। सोचो दोस्तों, उस टाइम पे वीको का विजन कितना बड़ा था। उस टाइम पे टीवी सीरियल स्पॉन्सर करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इनके ये टीवी शो स्पॉन्सर करने की वजह से दूरदर्शन के जो एडवर्टाइजमेंट्स के रेट थे वो भी बढ़ गए थे। और उनके फेमस सॉन्ग्स और जिंगल्स को कौन भूल सकता है। अगर मैं उनके फेमस सॉन्ग्स की एक लाइन गा दूं तो पूरे वीडियो तक और वीडियो के बाद भी आपको ये सॉन्ग्स याद रहेंगे। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, है ना, प्ले हो रहे ना सॉन्ग माइंड में। दोस्तों इनके देखा देखी में बहुत सारे लोग टीवी शो स्पॉन्सर करने लगे। दोस्तों ये 1991 का समय था और इस टाइम पे आया था केबल टीवी का बूम। आपको बताना चाहता हूं कि 1991 के पहले इंडिया में सिर्फ एक चैनल हुआ करता था और वो था दूरदर्शन। पर 1991 में प्राइवेटाइजेशन के चलते केबल टीवी आया और केबल टीवी के साथ आया एडवर्टाइजमेंट्स का बूम। So I'll make a beautiful bride like you. Fair and lovely mix. ये लहर पेप्सी। That must be Sanju. संजू? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? दूसरी कंपनीज ने ये बूम का बहुत फायदा उठाया और वो अंधाधुन एडवर्टाइजमेंट्स करते गए। दोस्तों यहाँ पे वीको पीछे रह गया। दोस्तों दूसरी कंपनीज प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहे, नए नए प्रोडक्ट्स लाते गए, मार्केटिंग में इनोवेशन करते गए, जैसे सेलिब्रिटीज को लाते गए। पर वीको सेम ही एड कैंपेन चला रहा था और सेम ही प्रोडक्ट चला रहा था और इसकी वजह से दोस्तों धीरे धीरे वीको लोगों के माइंड से उतरता गया और यहां से वीको का डाउनफॉल शुरू होना चालू हुआ। दोस्तों इसी समय वीको के एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ पंगे मतलब झगड़े बढ़ते गए। एक्साइज डिपार्टमेंट का यह मानना था कि वीको के प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स थे और इन पे एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए। पर वीको का यह मानना था और जो सच्चाई थी कि इनके प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक है और उन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों ये झगड़े सुलझाते और झगड़ते झगड़ते वीको का बहुत टाइम और पैसा एक्साइज डिपार्टमेंट के पीछे वेस्ट हुआ। दोस्तों ये केस के अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया 1990s में वीको की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, उनके कस्टमर्स के टेस्ट चेंज हो रहे थे, पर वीको वहाँ के वहाँ ही अटका हुआ था। उन्होंने बदलते समय के साथ बदलना नहीं सीखा और इसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। देखा, मैंने आपको बोला ना उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। दोस्तों एक टाइम पे वीको ऐसी पोजीशन पे थे कि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी पोजीशन कैपिटलाइज नहीं की, मतलब उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन था उसका फायदा नहीं उठाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1994 में वीको का टर्नओवर 50 करोड़ था, पर 1920 में उनका टर्नओवर 400 से 500 करोड़ के बीच में था। और अगर मैं इसकी तुलना कोलगेट से करूं, उनका 1920 का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए था। दोस्तों 10 गुना ज़्यादा। दोस्तों पर अभी वीको ने ये बात समझ ली है और उनके माइंड में चले गया है कि एक ही टाइप की एडवर्टाइजिंग और एक ही टाइप की मार्केटिंग से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए दोस्तों 2020 के स्टार्टिंग में उन्हें आलिया भट्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। उन्होंने आलिया भट्ट के साथ एक टीवी कमर्शियल शूट किया है और ये उनके ही पुराने गाने को बॉलीवुड स्टाइल में रीमिक्स करता है। दोस्तों ये टीवी कमर्शियल बहुत ही अच्छा है और ऐसा लगता है ये टीवी कमर्शियल की वजह से वीको की रीब्रांडिंग शुरू होगी और इसकी वजह से वीको वापस सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों अब आते हैं उस बात पे कि आप वीको से क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लेसन ये है कि आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और आपको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि वीको की जर्नी में बहुत रुकावटें आई और उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। उनके प्रोडक्ट रिजेक्ट हुए, लोगों को उनके प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, पर उन्हें मालूम था कि उनके प्रोडक्ट उनके कॉन्सेप्ट में दम है और इसके लिए वो डटे रहे और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपके कॉन्सेप्ट में दम है तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए और आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों दूसरा लेसन ये है कि आपको आपके कस्टमर के बदलते टेस्ट के साथ बदलना जरूरी है। तो अगर आप वीको का केस देखोगे तो वीको की जो टारगेट ऑडियंस थी वो 18 से 24 एज की लड़कियां थी। तो 1984 में लड़कियों का फोकस शादी के ऊपर था, पर धीरे धीरे लड़कियों का फोकस लाइफ में चेंज होने लगा और वो इंडिपेंडेंस या जॉब्स पे फोकस करने लगी। पर वीको की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग कुछ भी चेंज नहीं हुई और वो सिर्फ शादियों पे ही फोकस कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे उनके कस्टमर तो आगे बढ़ गए पर उनका फोकस पीछे रह गया। तो इसके लिए वीको एज अ
कंपनी पीछे रह गई। दोस्तों ये बात तो ऐसी हो गई कि वीको मोबाइल फोन के जमाने में पेजर बेच रही थी। तो दोस्तों ये लेसन आपको बेटर समझने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता होगा नोकिया के बारे में, जो एक टाइम पे टॉप मोबाइल फोन कंपनी थी, पर दोस्तों बाद में एंड्रॉयड आया और नोकिया को उस टाइम पे एंड्रॉयड अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, पर क्योंकि नोकिया ने एंड्रॉयड अडॉप्ट नहीं किया और उनके कस्टमर्स को एंड्रॉयड चाहिए था, इसकी वजह से नोकिया पीछे रह गया और उनके कस्टमर्स आगे चले गए। पर मैं आपको एक ऑपोजिट एग्जाम्पल देता हूँ। आपको मैं ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो बदलते टाइम के साथ बदलना सीखी। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कोको कोला में बहुत चीनी पड़ती है और इसकी वजह से उनके कस्टमर्स कंप्लेन करने लगे कि आपके कोक में बहुत सारे चीनी है। तो उन्होंने ये कंप्लेन को दूर करने के लिए एक ऐसा कोक निकाला जिसमें ज़रा भी चीनी नहीं है और उसको बोलते हैं कोक ज़ीरो। तो अगर आप ये देखेंगे कि कोक उनके कस्टमर्स के टेस्ट के साथ चेंज हो रहे हैं, पर नोकिया और वीको चेंज नहीं हुए और इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। दोस्तों तीसरा लेसन ये है कि आपको आपकी कंपनी में डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, पर वो डिसीजन लेने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप वीको का एग्जाम्पल लेते हैं, इनको 2020 में समझ आया कि इनकी मार्केटिंग, इनकी एडवर्टाइजिंग चेंज होनी चाहिए, पर इन्होंने ये समझने के लिए 30 साल लगा दिए। तो अगर कभी आप इनकी पोजीशन में आते हैं तो आपको ये डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, पर ये डिसीजन इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए कि आपकी कंपनी को नुकसान हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो देख के कुछ सीखा होगा। दोस्तों अभी टाइम ही बताएगा कि वीको की ये जो नई स्ट्रैटेजी है उनको आगे लेके जाएगी कि उनको स्टैग्नेंट कर देगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये केस स्टडी से किसी और का फायदा होगा, इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।